और विकल्प में संस्कृत भी रहेगा। पहला ही विकल्प रहेगा संस्कृत से, विकल्प बी देगा पाली से, विकल्प सी देगा प्राकृत से, और विकल्प डी देगा अपभ्रंश से। तो हमेशा ध्यान रखना, हिंदी का विकास किससे माना जाता है? अपभ्रंशों से माना जाता है। और यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है। क्या बनता है सर? आपको पूछता है कि हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है। ठीक है, तो अब यहां पर अपभ्रंश मत लेना, यहां पर आंसर हो जाएगी कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। बहुत बढ़िया। हिंदी की आदि जननी कह रहा है, मतलब उस पहली भाषा की बात की जा रही है जहां से यह विकास क्रम आरंभ हुआ है। इसलिए हिंदी क्रम यदि पूछे या हिंदी का विकास किससे हुआ है पूछे, तो आंसर क्या लेना है? अपभ्रंश। लेकिन हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत। ओके, ये दोनों में अंतर है। अब यहीं पर भाषा शास्त्रियों में ना थोड़ा सा मतभेद मिलता है। मतभेद कैसा सर? देखो, कुछ भाषा शास्त्री ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि हाँ, अपभ्रंश से डायरेक्ट हिंदी बनी है। और अपभ्रंशों का काल आपने देखा होगा लगभग 10वीं सदी के आसपास मिलता है अपने को, पढ़े हैं ना कल। ठीक है, ये 1500 ईसा पूर्व, फिर 1000 ईसा पूर्व, फिर 500 ईसा पूर्व, फिर पहली सदी, ऐसा, फिर ये 10वीं सदी। कुछ भाषा शास्त्री कहते हैं कि नहीं नहीं, अपभ्रंश जो है वो डायरेक्ट हिंदी में नहीं बदले होंगे। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, 10वीं सदी उस समय थी, अभी चल रही है 21वीं सदी, है कि नहीं? हाँ, क्या 1000 साल तक भाषा का रूप एक हो सकता है? सीधी सी बात है सर, स्वाभाविक सी बात है, नहीं हो सकता। तो कुछ भाषा शास्त्री इसी के संबंध में ये मत देते हैं कि अपभ्रंश जो है वो डायरेक्ट हिंदी में नहीं बदले हैं, पहले अपभ्रंश विकसित होकर के निर्माण किए हैं अवहट्टों का। किसका? अवहट्टों का। कालांतर में ये अवहट्ट बदल करके क्या बने हैं? हिंदी में, हिंदी बने हैं या आधुनिक भाषाओं में परिणत हुए हैं। ऐसा एक मत हमको देखने को मिलता है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें अवहट्ट सीक्वेंस में दिया रहे, तो ये ध्यान रखना कि अवहट्टों का विकास अपभ्रंशों के बाद हुआ है। ठीक है, क्योंकि यही कंफ्यूज करता है कई बार कि सर अवहट्ट पहले आए हैं कि अपभ्रंश पहले आए हैं। हमेशा याद रखना, अपभ्रंश पहले आए हैं, वो अवहट्ट में बदले हैं, और अवहट्टों का रूपांतरण फिर हिंदी में माना जाता है। तो ये सीक्वेंस भी कभी कभी पूछता है। ठीक है, एक बार तो सीजीपीएससी में अवहट्ट को ही पूछ लिया था डायरेक्ट कि अवहट्टों का विकास क्रम क्या है। अब आधे लोग पढ़ के रखे थे हिंदी का विकास क्रम, उनको समझ नहीं आया अवहट्टों। फिर जब विकल्प को देखोगे तब समझ आएगा कि भाई कुल मिला के बात इसी की कर रहा है वो। ठीक है, वहां पर भी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर अवहट्ट, ये 5 चरण लिखे हुए थे। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है, मतलब 2022 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो ये आपके हिंदी का विकास क्रम है। अब कुछ कुछ सवाल है, लिखना मत, सुनना इसको केवल। ठीक है, जो लिखने वाली बात होगी वो मैं आपको बता दूंगा। अब आपने कहा कि सर प्राकृत भाषा जो है वो विखंडित होकर के कितने भागों में बटी? 7 भागों में बटी सर, 7 अपभ्रंशों का विकास हुआ है। तो क्या ऐसा कुछ है क्या कि किसी अपभ्रंश का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा हो, ऐसा कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल है। अगर हम इन 7 अपभ्रंशों की बात करें, तो हिंदी पर सबसे ज्यादा प्रभाव यदि किसी अपभ्रंश का है तो वो है शौरसेनी अपभ्रंश का। ठीक है, हिंदी पर सर्वाधिक प्रभाव कौन से अपभ्रंश का है? हाँ, क्यों ऐसा सर? देखो, इसको समझने के लिए ना आपको हिंदी का विभाजन समझना होगा। हिंदी को बेसिकली जब आप हिंदी का विकास क्रम मानते हैं इन अपभ्रंशों के मिलन बिंदु पर, मतलब लगभग ये जो क्षेत्र है ये हिंदी का क्षेत्र माना जाता है। और जब हिंदी का क्षेत्र आप यहां पर मानते हो तो हिंदी को बांटना आसान हो जाता है पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में। वैसे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मागधी नहीं, बेसिकली आती है अर्धमागधी।
ठीक है, सबसे बड़ा हिस्सा अर्धमागधी का आता है, इसीलिए पूर्वी हिंदी जब भी बात होती है ना तो उसके अंतर्गत अर्धमागधी को लिया जाता है। तो आपने कहा कि ये वाला जो भाग है ये पूर्वी हिंदी है और ये वाला जो भाग है ये पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी। तो सर शौरसेनी में ऐसा क्या था जिसके कारण हिंदी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा? एक सवाल ये आता है। तो देखो, आप जब हिंदी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हिंदी को लिखने के लिए हमने एक एक तरीके को अपनाया है, देवनागरी लिपि को, है कि नहीं? देवनागरी लिपि को अपनाया है। देवनागरी लिपि के जो अधिकार वो मिलते हैं सर शौरसेनी अपभ्रंश की भाषाओं में। आप जब हिंदी का विकास क्रम पढ़ते हैं तो आपको मैंने कहा कि हिंदी पर सर्वाधिक प्रभाव किस अपभ्रंश का पड़ा है? शौरसेनी अपभ्रंश का पड़ा है, ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश का पड़ा है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है और पश्चिमी हिंदी से एक भाषा बनी है जिसको आप कहते हो खड़ी बोली। क्या बोलते हो? खड़ी बोली, नाम सुना होगा आपने। और यही जो खड़ी बोली है, यही जो खड़ी बोली है, इसको हिंदी का मानक स्वरूप माना जाता है। हिंदी का मानक स्वरूप यानी शब्दों को कैसे लिखना है, कौन सा वर्ण हिंदी में होगा, कौन सा नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत की वर्णमाला को एज इट इज नहीं अपनाया हमने, उसके कुछ कुछ वर्ण हमारे यहाँ नहीं है। स्वर वहां पर 14 होते थे, हमारे यहाँ 11 ही है कि नहीं? तो हमने ऐसा नहीं है कि वहां के पूरे वर्णों को उठा करके यहाँ डाल दिया, नहीं, हमने उसमें छाटा है कि भाई कौन कौन से वर्ण हमारे यहाँ यूज होते हैं और उसके आधार पर हमने अपनी वर्णमाला बनाई है, शब्दों को लिखने का तरीका बनाया है। तो शब्दों को लिखने की जो रीति है, जो तरीका है, वो हमने लिया है कहां से? खड़ी बोली से। और इसीलिए आप हिंदी का मानक रूप किसको मानते हैं? खड़ी बोली को मानते हैं। और चूंकि हिंदी का मानक स्वरूप खड़ी बोली को मानते हैं, इसीलिए खड़ी बोली को ही टकसाली हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, किस नाम से जानते हो आप? टकसाली हिंदी। अब ये टकसाली हिंदी क्या है सर? टकसाल शब्द सुना है आपने? क्या होता है टकसाल? जहां सिक्के छापे जाते हैं सर, जहां नोट छापे जाते हैं, है ना, जहां मुद्राओं का अंकन होता है, उस जगह को बोला जाता है टकसाल। संस्कृत में शब्द होता है टंकशाला। टंक मतलब होता है मुद्रण करना। अरे आप सुने हो ना, टंकण त्रुटि मतलब टाइपिंग मिस्टेक। टंकण मतलब क्या होता है? मुद्रण करना। तो टंकशाला शब्द से बना है टकसाल, ठीक। अब ये जो सिक्के हैं या ये जो नोट हैं सर, इनमें कुछ भी चीज अगर लिखा जा रहा है, चाहे वो भारतीय रिजर्व बैंक ही क्यों ना हो, चाहे मैं ग्राहक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं, ये लाइन ही क्यों ना हो, चाहे वो अंक ही क्यों ना हो, जैसे आप लिखते हो ना 10 रुपए का नोट है तो ऐसे लिखा रहेगा प्रॉपर, है कि नहीं? हाँ। कोई भी चीज हो, अगर उस नोट में लिखा जा रहा है तो सर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत जरूरी है कि नहीं है? स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। अगर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बरकरार नहीं रखा गया, मानक रूप अगर उसका बरकरार नहीं रखा गया, तो क्या होगा सर? नकली नोट बहुत ज्यादा बनेंगे। और कल की डेट में आपको आकर के कोई बोलेगा कि भाई मेरे पास ना 500-500 रुपए का ना 10 ठोक नोट है, मैं तेरे को 200-200 में दे दूंगा। आप देखे भारतीय ऐसा लिखा है, लोगे क्या? सोचो, इतना सा बड़े ई की मात्रा को छोटे ही लिखा है बस, और पूरा नोट एकदम कलर वलर सब सेम, ले लोगे? नहीं लोगे ना। क्यों नहीं लोगे सर? क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपके दिमाग में जो भारतीय शब्द का जो इमेज है वो बना हुआ है कि सर भारतीय में ता में बड़े ई की मात्रा ही होती है कि नहीं? और ये चीज, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लेने जहां से लिया है हमने, वो कौन सी भाषा है? वही खड़ी बोली है सर।
जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिया है भाषा का, वो कहां से लिया है? खड़ी बोली से लिया है। तो ये हिंदी का मानक रूप मानी जाती है। कौन सी भाषा? खड़ी बोली। और इसीलिए खड़ी बोली को आपने क्या नाम दिया है? टकसाली हिंदी नाम दिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि हिंदी का मानक रूप किसे माना जाता है? खड़ी बोली को। हिंदी पर सर्वाधिक पश्चिमी हिंदी का है। 4 विकल्प देगा, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और एक देगा बिहारी हिंदी। ठीक है, 5 उपभाषाएं होती हैं हिंदी की, पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। ये 5 हिंदियां हैं हमारी, 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। इसमें से सबसे ज्यादा प्रभाव यदि हिंदी को प्रभावित हिंदी को यदि किसी ने किया है तो किसने किया है? पश्चिमी हिंदी ने किया है। ओके, पश्चिमी हिंदी का प्रभाव सबसे ज्यादा है हमारी जो आधुनिक हिंदी है उस पर, क्योंकि पश्चिमी हिंदी से क्या निकली है? खड़ी बोली। और यही खड़ी बोली क्या है? हिंदी का मानक रूप है। अब सर आपने हिंदी को लिखने का तरीका ही वहां से ले लिया, तो सीधी सी बात है सबसे ज्यादा प्रभाव तो पड़ेगा ही, है कि नहीं? आपने ये डिसाइड कर दिया कि हिंदी में अगर कोई शब्द लिखा जा रहा है तो वो किस रीति से लिखा जाएगा? जिस रीति से खड़ी बोली लिखी जाती है। ठीक है, तो खड़ी बोली का सर्वाधिक प्रभाव इसीलिए है, और इसीलिए खड़ी बोली को ही क्या कहा जाता है? टकसाली हिंदी कहा जाता है। ओके, तो इस पूरे टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है सर? देखो, सबसे पहली चीज जो अपने को याद करना है वो है सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस। कभी कभी ऐसा होगा कि वो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को अलग अलग नहीं करके देगा, नहीं करेगा, वो सीधे सीधे इसकी जगह पर लिख देगा संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत के बाद डायरेक्ट पाली लिखेगा वो, ये भी हो सकता है। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट्ट और फिर हिंदी। कभी कभी आपको ये सीक्वेंस देता है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर डायरेक्ट हिंदी दे देगा। तो आपको ये दोनों सीक्वेंस एकदम दिमाग में रखना है, और कोई कठिन चीज तो है नहीं, कोई कठिन चीज तो है नहीं, है कि नहीं? कुल मिलाकर अपने को कितने को याद करना पड़ता है पता है? केवल ये दोनों को, बाकी तो पता ही रहता है कि नहीं? बाकी तो पता ही रहता है सर, नीचे के 3 याद ही रहते हैं, अपभ्रंश है, अवहट्ट है, फिर हिंदी है। अब ये याद कर लिए कि संस्कृत के बाद पाली है कि प्राकृत है, बस खत्म क्वेश्चन। संस्कृत के बाद कौन आती है? पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर ओके। यहां से क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रथम जनभाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी। शिलालेखों की प्रथम भाषा कौन सी बनी? प्राकृत भाषा बनी। अपभ्रंशों की संख्या कितनी थी? 7। एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। इसके बाद डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आएगा कि हिंदी पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? शौरसेनी अपभ्रंश का, या इसी को दे देगा पश्चिमी। अगर दोनों विकल्प में रहे तो हमेशा आंसर पश्चिमी हिंदी लेना। ठीक है, क्योंकि शौरसेनी अपभ्रंश ज्यादा बड़ा हिस्सा है, आप उसका छोटा हिस्सा लेकर के भी डायरेक्ट काउंटर कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगर आपको दोनों दिया रहे विकल्प में तो आंसर क्या लेना है? पश्चिमी हिंदी लेना है। पश्चिमी हिंदी से निकली है कौन सी भाषा? खड़ी बोली। और इसीलिए खड़ी बोली को आप क्या बोलते हो सर? भारतीय हिंदी का मानक रूप बोलते हो और टकसाली हिंदी बोलते हो। क्यों बोलते हो सर? क्योंकि हिंदी का स्टैंडर्ड फॉर्म यहीं से लिया गया है कि नहीं? और टकसाल में प्रयोग की जाती है खड़ी बोली, इसीलिए इसको टकसाली हिंदी कहा गया है। ठीक है, चलो, तो ये है आपका हिंदी का विकास क्रम। याद हो जाएगा। हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत, हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत, और हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश। ध्यान रखना, अपभ्रंश ही लेना आंसर में। ठीक है, विकल्प में अवहट्ट नहीं देगा, और अगर दिया है तो उस स्थिति में आंसर लेना अवहट्ट। ठीक है, क्योंकि जस्ट पहले वाली सीढ़ी को पूछ रहा है वो। वैसे 99% टाइम रहता ही नहीं है, अवहट्ट विकल्प में ही नहीं होता। वो क्या देता है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये 4 विकल्प देगा आपको। ठीक है, आंसर क्या लेना है? अपभ्रंश। ठीक, तो ये तो हो गया हिंदी के संबंध में हिंदी का विकास क्रम। अब एक टॉपिक है आपका भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान।
हेडिंग डालेंगे, भाषा के संबंध में संवैधानिक, अभी संविधान पढ़ रहे हैं आप? अच्छा, आज अभी वो पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से राज्यों का पुनर्गठन आयोग, आज जहां तक मैं देख रहा था ना, फजल अली कमेटी 1956। चलो, संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान का मतलब होता है सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन किए गए हैं भाषाओं के संबंध में, ये हमको देखना है। ठीक है, तो यदि आप हमारा संविधान देखें तो भारतीय संविधान कई मामलों में दूसरे संविधानों से एकदम अलग है। ऐसी ऐसी विशिष्टताएं आपको हमारे संविधान में मिलेंगी जो दुनिया के किसी संविधान में नहीं मिलती है। जैसे ये भाषाओं संबंधी उपबंध है, आप देखना अपने क्षेत्र की भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए या अपने राज्य की भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जितना प्रावधान आपको भारतीय संविधान में मिलेगा उतना दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन नहीं है, कहीं नहीं है। हमारे यहां अलग से एक भाग बनाया गया है भाषाओं के संबंध में, और इस भाग का क्रमांक है भाग 17। भाग 17, भाग 17 का संबंध किससे है? भाषाओं से है, भारत की राजभाषा। और ये जो भाग 17 है इसकी अनुसूची दी गई है अनुसूची क्रमांक 8 में। अनुसूची मतलब लिस्ट, अनुसूची मतलब लिस्ट, ठीक है। और ये जो अनुसूची है इसके अंतर्गत वर्तमान में कितनी भाषाएं अधिसूचित हैं? तो आप बोलेंगे सर 22 भाषाएं अधिसूचित है, पढ़ा होगा आपने ये फैक्ट, ठीक। अब वापस आओ भाग 17 में। भाग 17 का जो विस्तार है ये आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक। अच्छा, अब मुझे जल्दी से ये बताओ, भाग, अनुसूची, अनुच्छेद, क्या इन शब्दों को आप जानते हैं, समझते हैं इन शब्दों को? भाग क्या होता है? हाँ, ठीक। भाग क्या होता है सर? भाग मतलब चैप्टर, यूनिट, ठीक है। वैसे यूनिट नहीं बोलना चाहिए, भाग भाग है, पार्ट बोला जाता है इसको। चलो संविधान ही देखते हैं डायरेक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का वेबसाइट क्लिक किए, सबसे पहले नंबर का पीडीएफ दिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2024 हिंदी पीडीएफ, क्लिक करो। यह है आपका संविधान, ठीक। अब इस संविधान में जो यूनिट का नाम है, जो यूनिट का नाम है उसको क्या कहा जाता है? भाग। जैसे ये आप पढ़ रहे थे, आज पढ़ रहे थे ना, अनुच्छेद क्रमांक 1 ही है, ठीक। देखो ये जो भाग है ये यूनिट का नाम है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ऐसे करते करते 22 भाग हैं हमारे, ठीक है। 22 भाग हैं। ये जो भाग हैं ये इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स है ना वो पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। ये देखो, पहला अनुच्छेद, इसको बोला जाएगा दूसरा अनुच्छेद। ये जो पॉइंट्स बनाए गए हैं ना इनको बोला जाता है अनुच्छेद, ठीक है। जैसे आपको विज्ञान का चमत्कार लिखने के लिए आता था तो आप पॉइंट बना बना करके लिखते थे ना, हाँ, इसके संबंध में ये, इसके संबंध में ये, इसके संबंध में ये, बस ये वही चीज है। आप संविधान पूरा देखेंगे तो संविधान को पूरा पॉइंट वाइज लिखा गया है। ये देखो, ये देखो आप, और 1 2 3 4 ऐसे करते करते 395 आपके आर्टिकल्स हैं। इसी को आर्टिकल बोला जाता है, अनुच्छेद बोला जाता है। 395। मैडम मोबाइल बंद करो। ठीक है ना, अभी ऐसे देखोगे तब दिखेगा, दिख नहीं रहा वहां से, सामने चेयर लगा लो एक, वो देख खाली है, वहां आ जाओ, वहां आ जाओ, नहीं दिख रहा है तो मोबाइल नहीं क्लास में, ठीक है। चलो, तो ये 395, ठीक। चलो
जैसे हम लोग आते हैं भाग 17 में, ठीक है, भाग 17, ये देखो दिख रहा है अपने को, ये भाग 17, ये दिखा अपने को भाग 17, ठीक। भाग 17 शुरुआत कहां से हो रहा है? यही बात मैंने बोला आपको कि भारतीय संविधान में भाग 17 जो है यह अनुच्छेद 343 से आरंभ होगा और कहां तक चलेगा सर? आर्टिकल 351 तक। आप देखते जाओ, ये आपका आर्टिकल 351, ये रहा 351, हो गया। अभी भी भाग 17 है, आगे बढ़े 351 के तुरंत बाद ये आपका भाग 18 प्रारंभ हो गया। तो आप क्या बोलोगे कि कितने से कितने अनुच्छेद तक इसका विस्तार है? अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक आपको भाग 17 का विस्तार देखने को मिलता है, यही बोलोगे ना? भाग 17 का विस्तार आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक है, ठीक। अब इसी में ना अनुसूची को समझो, अनुसूची क्या है? देखो दो आर्टिकल है इसमें, दो आर्टिकल। एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 344 का क्लॉज 1, ये देखो दिखाई पड़ा अपने को, ये आर्टिकल 344, ठीक। इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे, क्या आपको कहीं पर भाषाओं के नाम दिख रहे हैं? भाषाओं के नाम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा है ना? कहीं पर दिख रहा है असमिया, बंगाली, उड़िया, कुछ दिख रहा है भाषा का नाम? नहीं। यहां पर क्या लिखा है? 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं, बस इतना लिखा है, इतना ही लिखा है ना। 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं, भाषाओं की लिस्टिंग यहां पर नहीं दी गई है। ऐसे ही आप आर्टिकल 351 देखिए, अनुच्छेद 351, ये देखिए क्या लिखा है सर? 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं, भाषाओं का नाम लिखा है क्या? नहीं लिखा है सर, ठीक। से एक लिस्टिंग प्रदान की गई है, लिस्ट प्रदान की जाती है सर हमारे यहां। ये 9वीं अनुसूची आ गए, ये है, ये देखो क्या लिखा है? आर्टिकल 344 का क्लॉज 1, यहीं पर लिखा था 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाएं, और अनुच्छेद 351, दो जगह लिखा था ना। इन दोनों की बातों को अलग से यहां पर लिस्ट बना करके दिया गया है सर, कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं अधिसूचित है। समझ आए? तो इसको बोला जाता है, ये जो लिस्ट होता है ना, इसको बोला जाता है अनुसूची। सूची का मतलब लिस्ट, ठीक है। अनुसूची, अनुसूची का मतलब लिस्ट, ठीक। तो ये चार फैक्ट तो सबसे पहले दिमाग में बिठा लो। अब तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा ये कि भाग क्या है। भाग यूनिट का है सर, यूनिट है भाग। भाग 17 में क्या है? राजभाषा है। भाग 17 में क्या है? राजभाषा है। अनुसूची क्रमांक 8, इसके अंतर्गत दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 344 और आर्टिकल 351। इनकी अनुसूची दी गई है और उसी अनुसूची में आपको 22 भाषाओं के नाम मिलते हैं, ठीक। भाग 17 का विस्तार कहां से कहां तक? अनुच्छेद 343 से 351 तक। और कितनी भाषाएं हैं सर? 22 भाषाएं। ये देखो आप पढ़ते हो ना कि 22 भाषाएं हैं सर हमारी 8वीं अनुसूची में, ये देखो दिख रहा है आपको? हाँ, ये पहले ये भाषाओं के नाम है सब, और ऐसे करते 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 टोटल 22 भाषाएं वर्तमान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। तो ये चार फैक्ट तो आपने पढ़ लिए कि सर वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 17 में भाषाओं के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जिसका विस्तार अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक मिलता है। इसकी अनुसूची दी गई है अनुसूची क्रमांक 8 में, और अनुसूची क्रमांक 8 के अंतर्गत अधिसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। सर कि ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, ये हमको देखना है। इसके अलावा हमको क्या देखना है सर? कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमको देखना है, ठीक। अब ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो देखो मैप बनाने आता है भारत का,
अच्छा, किसको किसको याद है 22 भाषाएं पूरी? याद है? पूरी बोल रहा हूं ना यार, पूरी का मतलब ओम पूरी और अमरीश पूरी बस नहीं होता ना भाई। याद करने वाला पूरी भी होता है। ले लिया जाए क्या पीओके अभी? मोदी जी का काम कर देते हैं। चल, 22 भाषाएं हमको याद करनी है, ठीक। सबसे पहले कहानी शुरू होगी कश्मीर से। कश्मीर में एक भाषा बोली जाती है जो है कश्मीरी। ओके, कश्मीर में भाषा कौन सी? कश्मीरी। इसके जस्ट नीचे एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब, और पंजाब की भाषा पंजाबी। पंजाब की भाषा क्या है? पंजाबी। इसके नीचे राज्य है राजस्थान। राजस्थान की कोई भी भाषा शामिल नहीं है। इसके बाद है गुजरात। गुजरात की भाषा है गुजराती। और गुजरात में एक और भाषा याद रखना, सिंधी। अब गुजराती सिंधी भाई भाई है नहीं, तो गुजरात के साथ क्या याद रखना है? सिंधी। इसके नीचे राज्य है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की भाषा है मराठी। और महाराष्ट्र से लगा हुआ एक छोटा सा राज्य है गोवा, और गोवा की राजभाषा है कोंकणी। कोंकण तट है ना ये, इसको कोंकण तट बोल, मालाबार तट, कोरोमंडल तट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये क्या है? कोंकणी भाषा। इसके नीचे राज्य है कर्नाटक, और कर्नाटक की भाषा कन्नड़। कर्नाटक की भाषा क्या है? कन्नड़। छोटा सा ऐसे तटीय राज्य है हमारा केरल, और इसकी भाषा है मलयालम, ठीक। अब एक राज्य इस तरफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु की भाषा तमिल। इसके बाद एक राज्य है आपका तेलंगाना, और एक राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। दोनों की राजभाषा तेलुगु। इसके बाद एक राज्य है आपका ओडिशा, राजभाषा ओडिया। एकदम राज्यों के नाम से चिपक करके चल रही है भाषा, है ना। एक राज्य है बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की भाषा बंगाली, ठीक है, ऐसे बंगाली या बांग्ला, बंगाली लिखा हुआ है वैसे। एक राज्य है यहां ऐसा असम, और असम की राजभाषा असमिया। असमिया। और असम में ना एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बोडो, और बोडो जनजाति की भाषा भी 8वीं अनुसूची में शामिल है। एक छोटा सा ऐसा राज्य है हमारा मणिपुर, और मणिपुर की भाषा है मणिपुरी। ओके। अब बंगाल वापस आओ। बंगाल की सीमा लगती है बिहार से, ठीक है। बंगाल की सीमा कहां से? बिहार से। बिहार की सीमा लगती है नेपाल से, लगती है ना। तो सीमा के उस पार है भाषा नेपाली, जहां से सीमा आई थी। ठीक है, नेपाली। और सीमा के इस पार है एक भाषा मैथिली, मिथिला प्रांत, है ना। सीता माता का जन्म स्थल माना जाता है इसको, जनकपुर वाला इलाका। झारखंड राज्य का नाम सुना होगा आपने। यहां एक जनजाति पाई जाती है संथाल, और संथालों की भाषा है संथाली। ऊपर गए सर। एक राज्य है यहां उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर है तो नवाबों की भाषा होगी। भाषा क्या है? उर्दू।
इसके ऊपर राज्य है उत्तराखंड, और उत्तराखंड की राजभाषा संस्कृत, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड है ना, वो उत्तराखंड नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, देवभूमि उत्तराखंड। और देवभूमि है तो देवताओं की भाषा भी होगी, देवताओं की भाषा संस्कृत। इसके ऊपर राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये वाला इलाका, मेनली कश्मीर वाला इलाका। यहां पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है डोगरा, और डोगरा जनजाति की भाषा है डोगरी। गिनो 21 भाषाएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो गई, 21 भाषाएं। लेकिन कितनी भाषाएं अधिसूचित हैं? हाँ, तो एक कौन होगी हमारी, हिंदी भाषा। अंग्रेजी है, छत्तीसगढ़ी है, नहीं है सर, दोनों नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ये 22 भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में अधिसूचित हैं, ये लिखी गई हैं सर, ये 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं, ठीक है। अब याद हो जाएगा, मैप से याद करना, मैप से याद करना बहुत आसान है इसको, ठीक है। आप उसको अल्फाबेटिकली अगर याद करने के लिए जाओगे इस ऑर्डर में तो वो याद नहीं होने वाला, ऐसे याद करोगे तो ऐसे। ये देखो, ये अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है, आ ब, मतलब ए बी, फिर सी से कोई नहीं है तो डी जी एच, ऐसा, ठीक है। इस ऑर्डर वो नहीं होगा याद, याद करना कैसे, मैप के हिसाब से। जम्मू कश्मीर से चालू करना, वापस से घूम के कहां पहुंच जाना, जम्मू कश्मीर। 3 जगह ऐसे मिलेंगे जहां पर 2-2 भाषाएं। एक याद करना है कहां, गुजरात में, दिख रहा है अपने को 2 भाषाएं, गुजराती और सिंधी। एक जगह मिलेगा अपने को असम में, और एक जगह अपने को याद करना है बिहार में, ठीक है। बिहार में मैथिली और नेपाली। अच्छा, नेपाली किस राज्य की राजभाषा है हमारे यहाँ, किस राज्य की राजभाषा है हमारे यहाँ? सिक्किम की राजभाषा, ध्यान रखना, बिहार की राजभाषा नहीं है भाई, सीमा तो उसकी भी लगती है ना, भूटान की, ठीक है। हाँ, चलो, ये 22 भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिसूचित है, लिख लिए। अब एक सवाल आता है मन में कि सर क्या ये 22 भाषाएं हमारे संविधान के लागू होने की तिथि से ही 8वीं अनुसूची में है क्या? नहीं, आंसर है नहीं। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं शामिल थी। कितनी? केवल 14 भाषाएं शामिल थी सर। बाकी की जो 8 भाषाएं हैं उनको संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। कितनी भाषाएं जोड़ी गई अभी तक? 8 भाषाएं। मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14। अब ये 8 भाषाएं कौन कौन सी थी, किन किन संविधान संशोधनों से जोड़ा गया है, ये आपको याद करना है, ठीक। आप यदि हमारे संविधान में देखें, आप हमारे संविधान में जब कोई फेरबदल करते हैं, कोई बदलाव करते हैं, कोई चेंज करते हैं, तो इसको बोला जाता है संविधान का संशोधन करना, संविधान का संशोधन करना। अभी तक अगर आप देखेंगे तो हमारे संविधान में 106 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, 106 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। तो सर इनको पूरा याद करना है क्या? नहीं, वो संविधान वाले सर करवाएंगे आपको, ठीक है। मैं बात करूंगा जिनमें भाषाओं के संबंध में कोई परिवर्तन किया गया हो, ठीक है। और ऐसा 3 बार हुआ है कि हमारे संविधान में भाषाओं के संबंध में कोई संशोधन किया गया है। बेसिकली वहां पर संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि नई भाषाओं को हमको जोड़ना था 8वीं अनुसूची में, ठीक। तो 8वीं अनुसूची में जोड़ना है तो सर हमको संविधान को संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान के किस हिस्से में करना पड़ेगा? अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, तो आप जब हमारे संविधान में देखते हैं कि सर भाषा के संबंध में कब पहली बार संशोधन हुआ, तो हमारे संविधान में
भाषाओं को जोड़ने के लिए पहली बार संशोधन किया गया 1967 में, 1967 में। ये जो है 1967, ये 8वीं अनुसूची का पहला संशोधन था। किसका संशोधन था? 8वीं अनुसूची मतलब भाषाओं का संशोधन, सीधी सी बात है कि नहीं। 8वीं अनुसूची का कौन से नंबर का संशोधन है? पहला संशोधन। लेकिन ओवरऑल संविधान का कौन से नंबर का संशोधन था? तो सर ये 21वां संशोधन था, 21वां संविधान संशोधन। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, ओवरऑल संविधान का कौन से नंबर का संशोधन हुआ? 21वां। लेकिन पर्टिकुलर इस पेज का कौन से नंबर का संशोधन हुआ? 8वीं अनुसूची मतलब एक पन्ना हमारे यहां आगे पीछे करके खत्म, ये खत्म 8वीं अनुसूची, है कि नहीं? इतना ही तो है सर, और कहां है? ये तो 8वीं अनुसूची हमारी, ये इसके पहले 7वीं अनुसूची, बाद में 9वीं अनुसूची। तो अगर मैं बोलूं कि इस पर्टिकुलर पेज को पहली बार कब संशोधित किया गया, तो सर आंसर है 1967 में। लेकिन इसके पहले, इस पेज को संशोधित करने से पहले बाकी के जो पन्ने हैं, बाकी के जो पेजेस हैं, बाकी के जो हिस्से हैं संविधान के, वहां पर ऑलरेडी 20 संशोधन हो चुके थे, है कि नहीं? तो जब इसको संशोधित करूंगा तो कौन से नंबर का हो जाएगा? 21वां हो जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर पेज का पहला। समझ आई बात? हाँ, ठीक है। जैसे मान लो आपके घर में पांच बच्चे हैं आपके घर में, आप भी उनमें से एक हो, ठीक है। अब किसी दिन मम्मी नाराज हो गई और पांचों को लाइन में खड़ा करके थप्पड़ थप्पड़, है नहीं? तो पहले वाले को 3 थप्पड़ पड़ा, दूसरे वाले को 4 थप्पड़ पड़ा, तीसरे नंबर पे आप खड़े हो, है नहीं? आपका पहला थप्पड़ ओवरऑल 8वां नंबर का थप्पड़ है कि नहीं? ओवरऑल 8वां नंबर का थप्पड़ है, लेकिन आपका तो पर्टिकुलर पहला है ना सर। बस यही बात है यहाँ, ठीक है। हाँ। आप जब इस पर्टिकुलर पेज की यानी 8वीं अनुसूची की जब बात करते हो तो इसका पहला संशोधन संविधान का 21वें नंबर का संशोधन था। ओके, चल। तो 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जिस भाषा को स्थान दिया गया वो भाषा कौन सी थी? सिंधी भाषा थी। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन बनता है, देखना अलग अलग फैक्ट आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपको क्वेश्चन करेगा भारतीय संविधान में जोड़ी जाने वाली 15वीं भाषा कौन सी बनी? कौन सी भाषा है? सिंधी भाषा 15वीं भाषा है। 14 पहले से थी, एक और जुड़ गई सर 15वीं। अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा संविधान लागू होने के पश्चात 8वीं अनुसूची में जोड़ी जाने वाली पहली भाषा कौन सी बनी? अभी भी आंसर सिंधी है कि नहीं? अब कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो भाई, पकड़ाना तो सिंधीज को है कि नहीं? हाँ। तो ओवरऑल संविधान के हिसाब से पूछे या 8वीं अनुसूची के हिसाब से पूछे, 8वीं अनुसूची में जोड़ी जाने वाली पहली भाषा है, लेकिन ओवरऑल संविधान के कौन से क्रम की भाषा हो गई? 15वीं हो गई। 14 पहले से थी, ये 15वीं भाषा हो गई। समझ आया क्वेश्चन कैसे फैक्ट को घुमाएगा? हाँ, फैक्ट को और कैसे घुमाएगा? यहां से घुमाएगा। भारतीय संविधान में 21वां संशोधन कब किया गया? 1967 में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। और इसी को कैसे पूछेगा? 8वीं अनुसूची का पहला 1967, वही होगा जवाब। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलेगा लेकिन आंसर वही रहेगा। समझ पा रहे हो दोनों तरफ से? हाँ, ठीक। ये तो हो गई कहानी 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ और इस संविधान संशोधन के द्वारा आपने जोड़ा किस भाषा को? सिंधी भाषा को। ठीक। अब दूसरा संशोधन 8वीं अनुसूची का। 8वीं अनुसूची का दूसरा संशोधन किया गया वर्ष 1992 में, 1992 में। इस बार संविधान संशोधन का क्रम था 71वां। कौन से नंबर का? 71वें नंबर का संविधान संशोधन।
और 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। ये 3 भाषाएं कौन सी थी सर? तो एक भाषा थी मणिपुरी, एक भाषा थी नेपाली और एक भाषा थी कोंकणी। इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। ओके, अब यहां से वो नहीं पूछेगा 70वां 71, वो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा तो पहले वाले को। 8वीं अनुसूची में दूसरा संशोधन हुआ करके नहीं पूछेगा, वो पहले को पूछेगा बस। ओके, हाँ। अब तीसरी बार संशोधित कब हुआ सर? तीसरी बार संशोधन हुआ है वर्ष 2003 में, और वर्ष 2003 में जो संशोधन हुआ वो संविधान का 92वां क्रम का संशोधन था। कौन से नंबर का? 92वां क्रम का, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 92वां संविधान संशोधन। और 92वां संविधान संशोधन से 4 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषाएं थी सर? तो एक भाषा का नाम याद रखिएगा, बोडो, बोडो। एक भाषा का नाम है डोगरी, नाम है मैथिली, और एक भाषा का नाम है संथाली। इन 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। ओके, ध्यान रहेगा। कितनी भाषाएं थी प्रारंभ में? 14। ये हुई 15वीं भाषा। 15 3 18 और 18 4 22। ओके, तो आपको याद रखने के लिए कितने संशोधन याद रखने? 8वीं अनुसूची के केवल 3, 1967, 1992 और 2003। 1967 21वां, 21 71 जोड़ दो 92, 21 71, इधर भी 92 उधर भी 92, है नहीं? याद रहेगा? हाँ, ठीक है, चल। ये है आपकी 22 भाषाएं। अब यहीं से ना एक क्वेश्चन क्या बनाता है, अगर उसको कठिन करना होता है ना, तो वो क्या क्वेश्चन करता है कि इनमें से कौन सी भाषा मूल संविधान में शामिल नहीं थी या शामिल थी। आपको वो 4-5 भाषाओं के नाम दे देगा और उनको फिर आपको पहचानना रहेगा। ठीक है, तो आप देखो, कश्मीरी मूल रूप से शामिल थी कि नहीं? कश्मीरी शामिल थी ना? हाँ सर। पंजाबी थी, गुजराती थी, लेकिन सिंधी कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन 1967 से। ओके सर। मराठी शामिल थी? मराठी थी ना शामिल? हाँ सर। कोंकणी शामिल नहीं थी सर। कोंकणी को आपने कब जोड़ा? हाँ, 71वां संविधान संशोधन 1992। और कोंकणी के साथ आपने जोड़ा था, याद होगा, नेपाली को और मणिपुरी को, इन तीनों को जोड़ा था आपने। इसके बाद कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिया, बंगाली शामिल थे, असमिया शामिल थी, बोडो शामिल नहीं थी। बोडो को आपने कब जोड़ा? बोडो को आपने जोड़ा है 2003 में। संशोधन कौन सा? 92वां क्रम का संशोधन था। और बोडो के साथ कौन? अब बाकी के जो भाषाओं के नाम डब्बे के बाहर है, मतलब समझ जाना, वो उन 14 भाषाओं में शामिल हैं जो मूलतः हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिसूचित है। ओके, बन जाएगा? ठीक, चलो, तो ये तो हो गई बात हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची की कि सर ये भाषाएं जो हैं हमारी 8वीं अनुसूची में अधिसूचित हैं। अब यहां से और क्या पढ़ना है सर? यहां से आपको कुछ आर्टिकल्स एग्जाम में पूछता है कभी कभी, जिसके अंतर्गत सबको पढ़ो तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, पढ़ना चाहो तो आपकी श्रद्धा भक्ति, कोई कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप। संविधान वैसे भी जानना चाहिए हमको, हमारा संविधान है, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो आपको पढ़ना चाहिए, एक तो है आर्टिकल 343,
एक आर्टिकल 344, एक है, क्यों है, क्या है अनुच्छेद 350 का में? प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग, अनुच्छेद 350 का। आप देखिएगा इसको, 238, 37, ये देखो, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, दिखा? तो प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 350 का, और टीचर बनोगे तो ये तो रहना ही है सर। और एक है आर्टिकल 351। ये 4 आर्टिकल आप पढ़ो, बाकी को मत पढ़ो, मैं बोलूंगा, ठीक है? मतलब भाग 17 में और कोई आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये 4 है। एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक है? फिर बोलते हैं कि सर ये कहां संविधान से लिंक करके पूछ दिया है। अरे सिलेबस में होता ही आपके, इतना तो बेसिक नॉलेज है, आपको होना ही चाहिए, ठीक है? चलो, तो ये 4 आर्टिकल है जो कि हमको पढ़ना है, और ये पढ़ेंगे हम लोग कल, ठीक है? चलो, कठिन तो नहीं लग रही ना हिंदी? पढ़ना है, ठीक है? व्याकरण शुरू होने में 2-4 दिन अभी टाइम है, ठीक है? वर्णमाला थोड़ा सा टाइम से शुरू करेंगे, अभी अभी फिलहाल ये सबको समझो, भाषा क्या है, भाषा के बारे में जानो, क्योंकि यहां से जब क्वेश्चन बनते तो वो सबसे नहीं बनते फिर, है ना? ये केवल उन्हीं से बनते हैं जिन्होंने इसको प्रॉपर पढ़ा है, और इससे बाहर नहीं जाएगा, ये तो मैं बोल रहा हूं आपको। अगर क्वेश्चन दिया, वो इसी से ही पूछता है, उठा करके यहां से उठा लेगा, यहां से उठा लेगा, ये यहां से उठा लेगा क्वेश्चन, भाषाओं से उठा लेगा, ऐसा, ठीक है? तो क्वेश्चन बाहर से कहीं नहीं पढ़ना है, ये जो पढ़ा रहा हूं यही पढ़ना है बस, ठीक है? चल, कोई डाउट है पूछ सकते हैं। समझ आ रही ना हिंदी? ऐसा तो नहीं है ना एकदम ऊपर से जा रहा हो सर, कभी देखे ही नहीं है ऐसा। हाँ, जहां पर भी डाउट होता है ना पूछ लिया करो। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि एक एक चीज आपको समझाता हुआ चलो, जैसे इसी को बताया मैंने, ये भाग क्या है, अनुसूची क्या है, इसको देखते हुए चलो, ये दिमाग में बैठेगा आपके, है कि नहीं? ये आपके दिमाग में बैठने वाला है। ये चीज अगर आप समझ रहे हो तो अब देखना संविधान पढ़ने में मजा आएगा आपको, ठीक है? हाँ, अनुसूची बोलने से तुरंत याद आएगा, अच्छा वो लिस्ट होता है, ये देखो ना पूरा लिस्ट दिया रहता है हमारे यहाँ ना, अलग से पूरा लिस्टिंग है पूरी। ये देखो, ये 9वीं अनुसूची, ये 8वीं अनुसूची, इसके ऊपर ये 8वीं अनुसूची, इसके ऊपर ये 7वीं अनुसूची, ऐसा, ठीक है? चलो, तो ऐसे पढ़ना है इसको, और मैं तो बोलूंगा वो पीडीएफ भी डाउनलोड करना है तो कर लेना, ठीक है? कर सकते हो आप लोग, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर है, सामने ही लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बस सर्च करना है अपने को, ठीक है? गवर्नमेंट का वेबसाइट है, कोई दिक्कत है ये नहीं, सरकारी पत्र है वो, ठीक है? चल, मिलते हैं फिर कल।